नमस्कार। यूमी एंड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित नागपाल, डीएम नेफ्रोलॉजी, सिहाग हॉस्पिटल, श्री गंगानगर, राजस्थान। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आप सबसे पहले तो हमें बताइए कि नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट वो फिजिशियन है जो गुर्दे की संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। और गुर्दे की संबंधित क्या बीमारियां होती हैं, मतलब आमतौर पे क्या बीमारियां पाई जाती हैं? गुर्दे के संबंधित बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है बीमारियों का, जिसमें आप ऐसा समझें कि जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अलग अलग रूप में बीमारियां सामने आती हैं। अगर हम बच्चों से चालू करें तो एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें कि गुर्दे के अंदर की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कमज़ोर हो जाता है, या पैदाइश पे ही बच्चों के एनाटॉमिकल डिफेक्ट या उनके अंदर जो अंगों की बनावट है वो सही नहीं होती। वो जैसे बच्चे के पैदाइशी जो बीमारी होती जी, है वो हो ठीक है सकती जी। हैं। हाँ। और आगे बीपी की वजह से, शुगर की वजह से गुर्दों के अंदर कमजोरी आने लग जाती है। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती जा सकती है, तो भी गुर्दे कमज़ोर हो सकते हैं। दूसरा, कभी इन्फेक्शन हो जाए या शरीर से उल्टी, दस्त में पानी ज़्यादा निकल जाए शरीर से, या खून ज़्यादा निकल जाए, तो भी गुर्दों पे सीधा असर पड़ सकता है और गुर्दों के अंदर कमजोरी आ सकती है। जैसे आप बता रहे हैं भाई, ये तो बड़ी कॉमन चीजें हैं जी। उल्टी दस्त भी लग जाता है, जी एक्सीडेंट में कई बार खून भी बह जाता है जैसे आपने बताया। और आज के दिन तो ब्लड प्रेशर भी सभी को है, डायबिटीज भी हर दूसरे आदमी को है। तो हमारे गुर्दे इतने सेंसिटिव हैं? जी, अगर बेसिकली अनकंट्रोल्ड वर्ड यूज करते हैं हम कि अनकंट्रोल्ड बीपी है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, ओवर द लॉन्गर टाइम, ज़्यादा समय तक रहती है, तो धीरे धीरे वो अंगों पे असर छोड़ने लगती है, जिसमें से गुर्दे सबसे प्रमुख है। हम लोग सबसे पहले ब्लड प्रेशर पे बात करते हैं जी। ब्लड प्रेशर का ये तो हमने सुना था जी, ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का गुर्दों से क्या लेना देना है? देखिए, गुर्दे का बीपी कंट्रोल करने का डायरेक्ट एक्शन है, क्योंकि गुर्दे से एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनते हैं जो बीपी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो अगर उनके कंट्रोल में कोई भी इफेक्ट आता है तो बीपी बढ़ने लगता है। अच्छा, तो ये तो वाकई डायरेक्ट कनेक्शन हो डायरेक्ट गया। कनेक्शन है। बिल्कुल। और डायबिटीज? डायबिटीज तो एक तरह से दीमक की तरह शरीर को खोखला करती है, तो उसका असर बहुत सारे अंगों पे होता है, जिसमें से हार्ट तो है ही है और गुर्दे भी प्रमुख आते हैं। लेकिन हमेशा गुर्दों की ज्यादा बात क्यों करी जाती है डॉक्टर साहब, डायबिटीज की जब भी चर्चा होती है? शुगर डायरेक्टली गुर्दे के फिल्ट्रेशन प्रोसेस को इफेक्ट करती है और उसके अंदर सूजन लाती है, तो धीरे धीरे जो ताकत की प्रोटीन्स हैं वो गुर्दे से लीक होने लगते हैं, तो धीरे धीरे शरीर और गुर्दे के अंदर कमजोरी आती जाती है। इसलिए, और वो बहुत जल्दी आते हैं। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ मरीजों को तो शुगर की जानकारी होती है, अगर हम साइमल्टेनियसली उनका गुर्दे का टेस्ट भी कराते हैं तो उसमें भी हमें एबनॉर्मेलिटी मिल जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी एक पत्र आया था, उसमें उसका जो उन्होंने प्रश्न करा, वो बहुत ही कम उम्र के हैं पेशेंट जो हैं, और उनको हाई ब्लड प्रेशर है। अब उनको हाई ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ने कहा कि हार्ट की वजह से नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब ठीक है, उनको हाई ब्लड प्रेशर इसलिए है क्योंकि उनके गुर्दों के अंदर जो छोटी छोटी नसें हैं उनमें वो बहुत छोटी हैं या उनमें कुछ ब्लॉकेड है। क्या ये संभव है? जी, बिल्कुल संभव है। देखिए, बीपी आने के लिए कई कारण हो सकते हैं। अगर गुर्दे को जो खून की सप्लाई है, अगर उसमें रुकावट है तो भी बीपी हो सकता है, और गुर्दे के अंदर सूजन है तो भी बीपी हो सकता है। तो ये इसका एक कारण हो सकता है। जी। तो इलाज क्या है? अगर आप जिनको आप ये जो अपनी छोटी छोटी नेफ्रॉन्स कहते हैं उन्हें जी, तो अगर नेफ्रॉन्स में आपके सूजन है या आपके नेफ्रॉन्स में कुछ किसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर है, तो उसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे अच्छा इलाज तो ये है कि बीपी को कंट्रोल रखा जाए। अभी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इस चीज़ का इलाज बिल्कुल संभव है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि आफ्टर 25 ईयर्स हर साल आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंटल फाइंडिंग्स, इंसिडेंटल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स बहुत मिलते हैं जिनमें बीपी सडनली मिलता है और चल काफ़ी समय से रहा होता है, उन्होंने कभी चेक नहीं करवाया होता। सही बात है। तो अगर आप समय से चेक करवाएं, कंट्रोल रखें, तो हम इस सूजन को रोक सकते हैं, क्योंकि सूजन के भी एक लेवल्स हैं। अगर वो रिपेयरेबल स्टेज से क्रॉस कर गए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती हैं। तो इस चीज का आप लोग शुरू से ही ध्यान रखें। हम ये ना सोचें कि भैया ब्लड प्रेशर से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, दवाई नहीं खाएंगे। हमारे बहुत सारे अंगों को अफेक्ट कर सकता है ब्लड प्रेशर। और डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया कि भाई इसके एज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी किडनी को, जैसे आपने कहा कि भाई छोटे बच्चों के भी हो जाता है, तो उनका क्या इलाज है? डिपेंड करता है बीमारी क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया, अगर नेफ्रोटिक है तो उसके लिए दवाइयाँ अलग हैं, वो दवाइयों से ठीक हो सकता है। और वो आजीवन खानी पड़ती है? नहीं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, किशोरावस्था तक आते आते ये चीजें 95% बच्चों में ठीक हो जाती नेफ्रोटिक है। सिंड्रोम के क्या सिम्टम है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के अंदर सूजन आना।
सबसे पहले आंखों के नीचे सूजन आती है, फिर पूरे शरीर में सूजन आती है, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब होता है शरीर गुर्दे से प्रोटीन लीकिंग होती रहती है। अच्छा। प्रोटीन हमें ताकत देता है और प्रोटीन हमारे खून को बांधे रखता है। अगर वो गुर्दे से लीक हो जाता है तो खून इकट्ठा नहीं रहता और उसके से निकल कर पानी शरीर के अंदर जमा होने लगता है, तो सूजन प्रकट होती है। तो डॉक्टर साहब, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉन्जेनाइटल है, मतलब बचपन से मतलब पैदाइश से होती है बीमारी? नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे एक्वायर करते हैं। और कैसे एक्वायर करते हैं? देखिए, इसके लिए कुछ पोस्टुलेटेड हाइपोथेसिस हैं जो ये कहती हैं कि किसी को एलर्जी है, पर हम ऐसा मानते हैं कि बाय नेचर ही ये बच्चे थोड़े इंटरनली वीक होते हैं, जो जल्दी किसी एलर्जी या किसी गले के इन्फेक्शन या छोटे मोटे इन्फेक्शन से इनके अंदर ये चीज बीमारी सामने आ जाती है। अगर ऐसा हो कि बच्चे के सूजन आ रही हो पूरे शरीर में, तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं यू मी एंड हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगर आपका बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित है और उसका एक जो सिम्टम है कि उसके शरीर में सूजन आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, जानते हैं। डॉक्टर साहब नागपाल, बताइए। अगर हम डायग्नोज करते हैं कि एक बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो उस प्रोसेस को नहीं, इससे अपन एक बार पहले आते हैं कि डॉक्टर, मतलब अगर बच्चे के ऐसे सूजन आती है और वो डॉक्टर के पास इमीडिएटली पेरेंट्स को जाना चाहिए, तो क्या डॉक्टर एक जनरल फिजिशियन या पेडिट्रिशियन भी उनको देखते ही बता देगा ये बहुत टिपिकल सिम्टम है? नहीं, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। देखिए, सूजन आना तो कई अंगों की खराबी के कारण से होता है, जिसमें से हार्ट है, गुर्दे हैं, तो हमें उस सब की चीजें चेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर होता है। ठीक है, जैसे आपके पास यूरिन चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड, तो उनसे हमें ये पता चल जाता है कि इस बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक है। उसका डायग्नोज होने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। क्या ट्रीटमेंट रहता है? देखिए, अब मेडिसिन हैं जिसमें स्टेरॉइड्स है, जरूरत पड़ने पर कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं, या माइक्रोफिनोलेट है, या एंडोक्सान, जिसे साइक्लोफॉस्फेमाइड भी बोलते हैं हम। लेकिन डॉक्टर साहब, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कितने साल तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? बच्चा, क्या उसकी परवरिश जो होती है वो आमतौर पर होती है, या उसका बचपन ही छिन जाता है इन दवाइयों की वजह से? बच्चे नॉर्मल रहते हैं। ये माँ बाप जरूर पैनिक करते हैं, लेकिन बच्चे नॉर्मल रहते हैं। ये बात भी सही है। मोर देन 90%, 90% से ज्यादा बच्चे किशोरावस्था तक ये चीज से ठीक उबर जाते हैं। किडनीज नॉर्मल हो जाती हैं। जी, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आपकी बात सही है कि 2 से 3% बच्चे, मतलब लेट रिस्पॉन्डर भी होते हैं, लेकिन 2 से 3% बच्चों के अंदर ये चीज ठीक नहीं होती और वो अल्टीमेटली गुर्दे की खराबी के अंदर चले जाते हैं। उनके लिए फिर आगे जाके और मेडिकल ऑप्शंस रहते हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब, आप बढ़ती हुई कौन सी ऐसी बीमारी देख रहे हैं गुर्दे की जो आपने पिछले 5 साल में देखी हो कि पहले नहीं थी लेकिन आजकल बहुत ज्यादा हो रही है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इस समय शुगर सबसे ऊपर है। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट शुगर के आते हैं जिनके अंदर ये गुर्दे की बीमारी हमें देखने को मिल रही है, और कुछ पेशेंट्स को तो सिर्फ आज शुगर पता चली, साइड बाय साइड गुर्दे की प्रॉब्लम भी नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? आजकल हमारे हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से डायबिटीज की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मेरे पास अगर 100 पेशेंट देखता हूँ तो 30 से 40% पेशेंट्स हैं वो डायबिटीज से अफेक्टेड होते हैं। उनको डायबिटीज होती है, उसके बाद में उनको सेकेंडरी बीपी हो सकता है, गुर्दे की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों पे असर आ जाता है, हार्ट पे असर आ जाता है। तो ये कुछ चीजें उनके अंदर मिलती हैं हमें। शुगर तो बहुत ही डेंजरस है जी। डॉक्टर साहब, शुगर अगर जैसे अब आपको फर्स्ट स्टेज में ही आपको पता चल जाता है कि आपको है और आप ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, तो भी क्या किडनीज पे असर करती ही है? देखिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत जल्दी हम इस चीज़ को पता कर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो चीज़ हम 10 साल में या 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 20 साल 25 साल तक हम उस चीज़ को डिले कर पाते हैं, तो गुर्दों को स्वस्थ रख पाते हैं। और क्या ध्यान रखना चाहिए अपने गुर्दों को स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, अगर एक आम इंसान के लिए पूरे शरीर को स्वस्थ रखना हो या गुर्दे को स्वस्थ रखना एक ही बात है, तो उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस है, जंक फूड अवॉइडेंस है, फास्ट फूड अवॉइडेंस है, एक्सरसाइज। आजकल तो जो टारगेट्स हैं एक्सरसाइज के वो भी बढ़ गए हैं कि पहले 30 मिनट्स कहते थे, 45 मिनट्स 6 डेज अ वीक, 6 दिन हफ्ते में करनी चाहिए, और वो भी अच्छी एक्सरसाइज, फास्ट ब्रिस्क वॉक या रनिंग जो भी करना चाहें वो करना चाहिए। और अपनी डाइट और अपना खान पान तो सुधारना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग का डायरेक्ट एक्शन है, इफेक्ट होता है गुर्दों के ऊपर जाके। जैसे आपने कहा कि भी पूरे ही शरीर को स्वस्थ रखना है, ये वाली बात है। हमारे पास एक पत्र आया था जिसके अंदर उनको गुर्दे के पास सिस्ट है
और लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है और ये रिमूव हो जाएगा और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो ऐसे गुर्दे के पास सिस्ट होने के क्या कारण रहते हैं डॉक्टर साहब? सिस्ट दो तरह के अक्सर पेशेंट्स में मिलते हैं, एक सिंपल सिस्ट, एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट। ठीक है। अगर जो सिंपल सिस्ट है वो बाय नेचर है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको पैनिक करने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। कॉम्प्लेक्स सिस्ट है जिसके अंदर सेप्टा या अंदर इन्फेक्शन है, वो थोड़ा सा चिंता का विषय होता है कि उसके अंदर एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और वो फट भी सकता है। ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए सोचना चाहिए, कि सिंपल है तो उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब हटवाना भी नहीं चाहिए? नहीं, सिंपल से इसको छेड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट रहती है? उसके लिए तो उसको, अगर वो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, कई बार तो वो सिंपल मेडिसिन से भी, मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है। ठीक है। नहीं तो उसको कई बार एस्पिरेट करके उसको खत्म करना पड़ता है। वो कब कब कराना पड़ता है और ये अवधि धीरे धीरे करके घटती क्यों जाती है, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। एग्जाम्स, इसीलिए वैद्यनाथ शंखपुष्पी, इसमें है ब्राह्मी जो बढ़ाए मेमोरी। अब फर्रों से छुट्टी। I don't log in, I don't log out. I'm always on the MTS network at breakneck speeds. For all the World Wide Web's stage, and this is my show. Introducing Canvas Blaze, preloaded with Emblaze Internet, a smart-ass phone for the internet generation. Designed by Micromax, exclusively for MTS. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं डॉक्टर नागपाल से कि डायलिसिस की अवधि धीरे धीरे करके घटती क्यों जाती है। पहले तो जो कई बार सुनते हैं कि भाई हर दूसरे महीने में हो रहा है, हर तीसरे महीने में हो रहा है, फिर हर महीने की नौबत आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम इस बात को जस्टिफाई कर लेते हैं कि या डायग्नोज कर लेते हैं कि ये पेशेंट की किडनीज आप समझे कि परमानेंटली वीक हो गई हैं और हम उसको परमानेंट डायलिसिस पर डालते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट हफ्ते में 3 बार है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि महीने में आना है या 2 महीने में आना है, ऐसा नहीं है। वो पेशेंट चाहे आज चाहे 15 दिन में रहो या महीने में रहो, लेकिन उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती जाती है, उसकी किडनी फंक्शन और बाकी बॉडी फंक्शन सब वीक होते चले जाते हैं। किडनी की अगर अंडर डायलाइज्ड है, जिसको हम अंडर डायलाइज बोलते हैं, भी डायलिसिस पूरा नहीं करवा पा रहा पेशेंट, चाहे फाइनेंशियल रीजन से या समझ ना आने के रीजन से, तो उसका डायरेक्ट असर हार्ट पे और ब्रेन पे पड़ सकता है। समझ ना आने की रीजन से क्या मतलब? भी उसको अपनी बीमारी समझ ना पाई हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो। मतलब वो ये सोचे नहीं इतना डायलिसिस तो जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ज्यादा डायलिसिस करवा लूंगा तो मुझे वीकनेस आ जाएगी, ये भी गलत भ्रांति है। अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि भाई जिसकी किडनीज परमानेंटली डैमेज हो चुकी हैं उसको हफ्ते में 3 दिन करवाना पड़ेगा जी, तो डॉक्टर साहब ये तो जिंदगी, मतलब फिर इंसान और तो कुछ कर ही नहीं सकता, बस यही कराएगा। देखिए उस पेशेंट्स के लिए किडनी ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है। अच्छा। तो वो प्रोसीड कर सकते हैं अगर वो चाहें। नहीं तो देखिए हम इस समय बैठे हैं, हमारी किडनीज काम कर रही हैं, उस मरीज की नहीं कर रही हैं, तो वो उस रूटीन क्लीनिंग से डिप्राइव्ड हो गया, यानी जो उसके अंदर शरीर खून साफ नहीं हो पा रहा है, तो उस मरीज के अंदर जो कचरा इकट्ठा हो रहा है वो उस पेशेंट को तकलीफें देगा, चाहे वो गुर्दे में दे, गुर्दे के अलावा जो हार्ट है, ब्रेन है, उन सब पे असर डालने चालू कर देगा। तो शरीर का क्लीन होना, जैसे हम घर साफ करते हैं, हम डेली घर साफ करते हैं, सही बात है जी। तो वैसे शरीर का साफ होना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो बॉडी काम नहीं करेगी। तो किडनी ट्रांसप्लांट जैसे आप बता रहे हैं कि वो एक ऑप्शन रहता है, ट्रांसप्लांट के लिए किडनी मरीज को कौन कौन दे सकता है? देखिए अभी जो लॉज हैं गवर्नमेंट के, उसमें पहले चॉइस तो फैमिली मेंबर्स जो डायरेक्टली रिलेटेड है और जिनका ब्लड ग्रुप मैचिंग है। दूसरा फर्स्ट कजन्स, अगर पहले डायरेक्टली रिलेटेड में से किसी वजह से नहीं दे पाते या वो अनफिट है तो फर्स्ट कजन्स दे सकते हैं। आजकल इंडिया में ऐसी टेक्निक्स आ रही हैं जो ग्रुप के अलावा भी, ग्रुप नहीं भी मिलता हो तो भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, जिसको हम क्रॉस एबीओ ग्रुप बोलते हैं। पहले जो टेक्निक थी कि सिर्फ ग्रुप मैचिंग ही दे सकता है, लेकिन अभी बड़े जैसे दिल्ली, बॉम्बे के अंदर कुछ सेंटर्स इस तरह से इक्विप्ड हैं, उसमें पेशेंट जो देने वाला है और लेने वाला है उसको डिफरेंट तरीके से पहले तैयार किया जाता है उनकी बॉडी को, फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो डॉक्टर साहब ये तो एक बड़ा आपने बताया कि भाई परिवार का कोई भी सदस्य आपको किडनी दे सकता है, और उसके बाद आपका क्या होता है? फिर भी आपको डायलिसिस और डायबिटीज की दवाइयां वगैरह लेनी पड़ती हैं? नहीं, डायलिसिस तो उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि उसको एक किडनी मिल गई है और एक किडनी से इंसान नॉर्मल जीवन जी सकता है। तो अब उसको सिर्फ कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं कि वो जो गुर्दा उसको मिला है वो उसके लिए बाहर का है, उसका खुद का नहीं है, तो बॉडी एक्सेप्ट करे और उसको रिजेक्ट ना करे। तो उसके लिए कुछ दवाइयां होती हैं, वो उसको सारी उम्र खानी पड़ती हैं,
लेकिन वो दवाइयाँ धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। जैसे जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का समय बीतता जाता है तो वो गुर्दा अंदर सेटल होता जाता है, तो वो जो दवाइयों की मात्रा वो कम होती जाती है और इन जो पेशेंट का खर्चा वो कम हो जाता है। और बाकी वैसे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है? जी वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। शुरू के 6 मंथ्स थोड़े क्रूशियल होते हैं वो तो जिसमें नेचुरली जी, मेजर सर्जरी है। हाँ, बाकी पेशेंट नॉर्मल रहते हैं। और जिसने गुर्दा दिया है उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो एक नॉर्मल सर्जरी से जाता है और एक गुर्दे से इंसान अच्छे से जी सकता है, तो कोई उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ लोग इतना झिझकते क्यों हैं? ये देखते हुए भी कि अपने को इतनी तकलीफ हो रही है, उसकी किडनीज वीक होती जा रही है, उसकी जिंदगी में है, लेकिन फिर भी अपना गुर्दा देने में एक झिझक है, आसानी से आगे नहीं आते। जी ये कुछ भ्रांतियां हैं जो हमारे समाज में हैं, जिनको हमें दूर करना चाहिए या एजुकेट करना चाहिए। आपका जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ को बताने के लिए कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मेंबर्स, अपने किन को जरूर किडनी दें जो किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी ऑपरेशन की बात करते हैं, जिसकी आप किडनी लेते हैं उसको कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ता है? देखिए 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन। उसका भी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है? जी किडनी निकाली जाती है? जी किडनी निकाली जाती है और उसको दी जाती है पेशेंट को। बिल्कुल उसी समय ट्रांसप्लांट हो जाती है या कुछ? इमीडिएटली। अच्छा, लेके इमीडिएटली उसको वहाँ पर ट्रांसप्लांट। तो मतलब हम ये माने कि जहाँ पे ट्रांसप्लांट्स होते हैं उन हॉस्पिटल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि 2 फुल ऑपरेशंस चल रहे होते हैं और 2 जगह पूरे क्वालिफाइड सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट सब जगह ड्यूटी पे होते हैं। और जब चलिए ये तो 4-5 दिन रह के चले जाते हैं, और जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है उनको कितने दिन रहना पड़ता है अस्पताल में? देखिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो तकरीबन 9 से 10 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। और अगर हम उसके आगे की बात करते हैं, जैसे आपने कहा चलिए दवाइयाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर जिंदगी में आपको वैसे भी हम इतनी आजकल लोग ब्लड प्रेशर की और पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ पूरी जिंदगी खाते हैं, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अलावा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इन चीज़ों पर मैं खास अलर्ट रहूँ? देखिए ये जो ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स हैं इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन्फेक्शन से या रिजेक्शन से। ठीक है। 2 मेजर इश्यूज होते हैं। तो रिजेक्शन तो जो दवाई दे रहे हैं वो रिजेक्शन को प्रिवेंट करती है। वो और रिजेक्शन क्या मतलब भाई जैसे लगने के 6 महीने के अंदर हो जाता है या कई बार कई साल बाद भी हो जाता है? कभी भी आ सकता है। ओके, तो दवाइयाँ लेना बहुत जरूरी है। वो इम्पोर्टेंट है। सही। तो जैसे वो लेते हैं तो किडनी उसको सेटल रखती है, लेकिन इन्फेक्शन को पेशेंट खुद प्रिवेंट करता है। जैसे कि आसपास इन्फेक्टेड एरिया हो, क्राउडेड एरिया हो, जहाँ पर घर पे भी इवन कोई सफ़र कर रहा हो किसी चीज़ से, सिंपल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गले का खराब है, वो इन्फेक्शन उस मरीज को हो सकता है। तो उससे थोड़ा बचें। उस समय दूर उनका सेपरेट रूम और क्लीनिंग वो एक मैंडेटरी है उनके लिए। ये आप पूरी जिंदगी के लिए बता रहे हैं? इनिशियल 6 मंथ ज़्यादा क्रूशियल है, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स आप कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत पेशेंट आउट भी जा सकता है, घूम फिर सकता है, पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में उसको अवॉइड करना चाहिए। ये कब तक ये प्रिकॉशंस रखने चाहिए? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशियल 6 मंथ्स हैं, बाकी कोई इन्फेक्शन जो नॉर्मल इंसान पकड़ सकता है वो इंसान भी पकड़ सकता है। और बाकी अगर आपके होता भी है थोड़ा सा भी खांसी जुकाम तो डॉक्टर के पास पहले चले जाएं, डिले नहीं करें उस चीज को। जी वो ट्रीटेबल है। जैसे आपने कहा कि भाई किडनीज पूरे शरीर के साथ किडनीज हेल्दी रहती हैं, लेकिन अगर हम लोग किडनीज का एक ऑर्गन के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन माने जो एक दूसरे की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो कौन सा ऑर्गन मानेंगे आप? जी वो हार्ट होना चाहिए। जी वो हार्ट है। तो हार्ट और किडनी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। आप लोग और कार्डियोलॉजिस्ट क्या बहुत क्लोजली वर्क करते हैं फिर पेशेंट्स के साथ टैकल करने के लिए? क्योंकि कई बार एक आम आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है जी कि वो जाता है हार्ट पे डॉक्टर के पास जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वो उसको 2 किडनी की भी बातें बता देते हैं। वो आपके पास आता है तो आप उसको 2 ब्लड प्रेशर की बात बता देते हैं। जितना हार्ट का खून निकलता है उसमें से तकरीबन 20% गुर्दों को जाता है। तो उसमें से अगर 1% भी कम हो रहा है तो गुर्दे कमजोर होने चालू हो जाते हैं। तो आपकी बात सही है कि नॉर्मली हम लोग अगर किसी पेशेंट को दोनों बीमारियां हैं तो हम क्लोजली वर्क करते हैं और पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट दोनों की ओपिनियन के साथ चलता है। और दवाइयाँ एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई होती जी हैं। जी बिल्कुल। और हम बस एक ही बात का ध्यान रखें कि जो भी दवाई ले रहे हैं उसको समय से और लेते रहें, अपनी मर्जी से ना छोड़ें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर मोहित नागपाल। मैं उम्मीद करती हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट के साथ खासकर आपके मन में जो भी भ्रम होगा वो आज दूर हो गया होगा। किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा दान है। अगर आप वो करके अपने किसी परिवारजन की जिंदगी बचा सकते हैं तो हिचकिचाइए मत, आज ही ये कदम उठाइए। बहुत बड़ी बात है, हर कोई जीवन दान नहीं दे सकता। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप हमें पत्र लिख सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। चलिए पहले हमारा पता नोट कीजिए। यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम जयपुर।
और अब ईमेल एड्रेस नोट कीजिए umhetv@gmail.com। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत सारी जानकारी लेके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।